आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं जो कि है इंडिया रेजिलिएंट ग्रोथ एमिड द ग्लोबल टर्मोइल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। देखो, फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया हैज़ ग्रोन बाय 6.5%, 6.4%। फाइनेंशियल ईयर 26 जो अगले साल मतलब ये वाला जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी वी आर ऑन द वे कि 6.3 से 6.8% के बीच में हमारी ग्रोथ रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द ग्लोबल सिचुएशन इज़। ग्लोबल सिचुएशन मीन्स इंडिया में जब हम लोग बेसलाइन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वी टेक इनटू अकाउंट अबाउट फॉर द क्रूड ऑयल प्राइसेस मोस्टली और एंड द इन्फ्लेशन। तो बोथ क्रूड ऑयल प्राइसेस आर गोइंग डाउन एंड इन द कमिंग फ्यूचर ये और भी कम हो सकता है क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस ड्रॉप होती है। ऑल्सो आरबीआई हैज़ सेड कि हमारा इन्फ्लेशन इस साल 4% के आसपास रहेगा, जो कि आरबीआई का टारगेटेड मैंडेट है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग में। और क्या वजहें हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है 2025 में एंड वाई वी आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन और हम अपने ग्रोथ को और बेहतर कर सकते हैं। सो वी विल स्टडी अबाउट इट, बट थोड़ा सा हिस्ट्री ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ओवरऑल क्या करने वाले हैं, दैट वी विल सी व्हाट आर द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन्स आर। ठीक है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन्स क्या है और साथ ही साथ ये देखेंगे कि IMF क्या प्रोजेक्ट कर रहा है स्लगिश ग्रोथ फॉर एडवांस्ड इकोनॉमीज, वाई, व्हाट वाज द अर्लियर प्रोजेक्शन जो भी था वो हम लोगों ने उसमें देखा हुआ है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे इंडिया का आज भी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 6.5% है एज पर UNCTAD। ठीक है, UNCTAD से आज भी 6.5% है। और साथ ही साथ वाई दिस इंडिया इज़ डिफाइंग द ग्लोबल ट्रेंड, क्या है हमारे पास ऐसी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे और मोस्टली वी विल फोकस ऑन दिस, व्हाई इंडिया हैज़ सो मच ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में क्या बेहतर है कि हम ये ग्लोबल हेडविंड्स को पार कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, मतलब अभी जो हुआ है रिसेंटली। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी रहेगी मतलब 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 और करंट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ये कहा गया है कि 6.3 से 6.8% के बीच में ग्रोथ रहेगी। ठीक है, बट अभी जो ट्रेड वॉर्स शुरू हो गए हैं और थोड़ी समस्याएं हो गई हैं, तो देखते हैं हम लोग 6.3 के ज़्यादा पास रहते हैं या 6.8 के, द टाइम विल शो दैट। बट एक बात और रहे कि इकोनॉमिक सर्वे ने पर्टिकुलरली 3 चीज़ों को इसका जिम्मेदार ठहराया था स्लो ग्रोथ रेट 6.4%। हम लोग सोच रहे थे कि 7%, 8% के आसपास ग्रो कर जाएंगे, बट उतना हुआ नहीं। तो देखो, एक तो था हमारा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो आज भी है, यानी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या मिडिल ईस्ट में चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन द वेरियस कंट्रीज़। मोस्टली हम देखते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन हो या फिर रेड सी में प्रॉब्लम्स आ रही हों, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, ठीक है, पायरेट्स का प्रॉब्लम हो। ठीक, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अलावा देयर वर सप्लाई चेन इश्यूज़, क्योंकि भाई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगी, सप्लाई चेन प्रॉब्लम। ठीक, और साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हो रही थी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट तो था ही, सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम आ रही थी। और इसी के साथ साथ मतलब हम लोग देख रहे थे कि वी वर हियर विथ इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन क्यों हो रहा था, हमारी जो करेंसी है वो भी बहुत ही तेज़ी से क्या हो रही थी, डिप्रिशिएट हो रही थी, जिसकी वजह से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की भी प्रॉब्लम देखी गई। तो ये है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ये सब हमारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक, बट स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है इंडिया की, वाई इंडिया स्टिल हैड 6.4% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 25, और क्यों हम फाइनेंशियल ईयर 26 में भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिकॉज 3 सेक्टर अगर हम समझ लें, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अबव द ट्रेंड लाइन, माने बेहतर परफॉर्म किया। सर्विसेज वर डूइंग बेटर, बट मैन्युफैक्चरिंग वाज नॉट डूइंग दैट मच, यानी कि एक तरह से ग्रोथ वाज वेरी लो टू मॉडरेट। ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरिंग ही सेक्टर था जहाँ पे प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, और उसकी वजह है ये थी। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट थी वहाँ पे आपको कम ग्रोथ देखी गई है, जैसे जर्मनी हुआ, ठीक है, लाइक दैट। बट सर्विसेज जहाँ पे ज़्यादा है, जैसे इंडिया है, ठीक है, US है, यहाँ पे आपको
बेहतर ग्रोथ देखी गई है, और साथ ही साथ इंडिया की एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रेडिक्ट की गई है 3.8%। ठीक है, दैट इज़ वेल अबव ट्रेंड लाइन्स। ठीक है, पिछले 10 सालों का जो एवरेज ग्रोथ है उससे ज़्यादा है, और साथ ही साथ 4% के आसपास की ग्रोथ से हमारा जो एग्रीकल्चर डिमांड है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम बढ़ेगी, वो हम आगे देखेंगे। तो दिस इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साथ ही साथ याद रहे कि IMF ने भी IMF हैज़ ऑल्सो IMF प्रेडिक्टेड दैट एडवांस्ड इकोनॉमी, यानी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो अराउंड लेट्स से 1.9%, 1.8% के आसपास ग्रो करेंगी, और जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है दैट विल ग्रो अराउंड 4.4%। ओवरऑल ग्लोबल जो ग्रोथ होगी वो 3.3% के आसपास होगी। ऐसा जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दैट इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ IMF, उसमें प्रेडिक्ट किया गया था। बट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टर्मोइल करेंटली, IMF ने कहा है कि हो सकता है कि ग्लोबल जो ग्रोथ रहे वो 1.9% के आसपास रहे, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ट्रेड वॉर्स गोइंग ऑन। क्योंकि पहले हमारे पास ये 3 समस्याएं थी, अब हमारे पास एक समस्या जुड़ गई है जो कि है ट्रेड वॉर। दैट वॉज नॉट अकाउंटेड फॉर व्हेन इकोनॉमिक सर्वे वॉज देयर, बट इवन विथ ऑल दीज थिंग्स एंड द ट्रेड वॉर, स्टिल इंडियाज इकोनॉमी इज मोर रेजिलियंट। अगर आप किसी भी और डेवलपिंग या डेवलप्ड इकोनॉमी के साथ कंपेयर करें इंडियन इकोनॉमी को, तो वो क्यों है, क्या है प्रोजेक्शन। सो UNCTAD की ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट, पहली बात तो ये कि UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो लिखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको कमेंट करनी है, UNCTAD का हेडक्वार्टर और उसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो और एक चीज़ का पता चली कि UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट रिलीज़ करता है। इंपॉर्टेंट ये हो सकता है प्री में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले इससे। ठीक है, तो इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन 2025 में, मतलब ये जो अभी साल चल रहा है, देखो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, है ना। यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 26 है वो मतलब ग्लोबली इसको 2025 बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबली फाइनेंशियल ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, तो 2025 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है। तो इंडिया 2025 में 6.5% ग्रो करेगी, स्लाइटली लोअर देन द 6.9% ग्रोथ इन 2024। ठीक, ऑल्सो इट हैज सेड दैट इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। मेजर मीन्स जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, एक लेवल से अच्छी पर कैपिटा इनकम है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया की बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, सर्विसेज का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, तो उसको मेजर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, सो इंडिया विल स्टिल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और ये बहुत बड़ी बात है कहना, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ा है इंडिया के साथ साथ, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, हर लोग सब कोई कैचअप करना चाहता है। ठीक है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ क्या क्या रहेंगे आगे भी देखेंगे, बट बेसिकली रोबस्ट पब्लिक स्पेंडिंग मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है ना, हमारा केपेक्स में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए। उसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन हो, या फिर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो, या PM गति शक्ति स्कीम हो, जिसमें लगातार गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, सोलर पैनल्स का डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इसमें जो डेवलपमेंट के लिए पैसे लगा रही है खास, और डिफेंस में, उसको बोलते हैं रोबस्ट पब्लिक स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है एसेट क्रिएशन। ठीक है, ऑल्सो मॉनेटरी ईजिंग इज गोइंग ऑन। मॉनेटरी ईजिंग बोले तो RBI अपना स्टांस अब क्या किया है, अकोमोडेटिव, यानी अकोमोडेटिव, इसका ये मतलब है कि नाउ RBI इज गोइंग टू अकोमोडेट ग्रोथ, और इसके लिए RBI क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट डाउन कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग मॉनेटरी ईजिंग। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट कट होता है इसको मॉनेटरी ईजिंग बोलते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ हमारा कंजम्पशन डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, विच इज़ लेड बाय द रूरल डिमांड मोर। ठीक है, रूरल एरियाज़ में डिमांड बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है आगे देखेंगे हम लोग। और अर्बन की जो डिमांड है वो स्टैगनेंट हुई है। ठीक है, अर्बन डिमांड थोड़ी स्टैगनेंट हुई है। ऑल्सो विद द रेट कट बाय RBI हो सकता है अर्बन डिमांड भी बढ़े, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो लास्ट ईयर काफ़ी कम रहे हैं इंडिया में, उसके भी बढ़ने की उम्मीदें हैं। ठीक है, सो साउथ एशिया रीजन इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाय 5.6% इन 2025, जिसमें से 6.5% विल बी फ्रॉम इंडिया। ठीक, अब देखते हैं कि क्या क्या है हमारा, क्यों हम बेहतर करने वाले हैं पूरी दुनिया से, एंड वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो याद हो कि हम लोग GDP को कैसे
नापते हैं, C + I + G + NX। ठीक है, C मतलब कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन, I मतलब इन्वेस्टमेंट, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और NX मतलब नेट एक्सपोर्ट। तो हमारी जीडीपी के कैलकुलेशन में जो सबसे ज़्यादा जिसका वेटेज है हमारे मतलब भारत की जीडीपी में, वो है प्राइवेट कंजम्पशन का। एज पर इकोनॉमिक सर्वे इट्स अराउंड 61.8%, यानी एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन अबव 60%, 60% से ज़्यादा ही रहा है कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन इन द इंडियन जीडीपी। तो अब भी ये देखा जा रहा है कि विथ स्लो डाउन इन प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है। अभी तक जो लोग फल सब्जी, घर परिवार, घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने में पैसे चले जा रहे थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, अब लोगों के जेब में थोड़ा पैसा बचेगा। प्लस देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द इनकम टैक्स स्लैब, 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है, तो लोगों की जेब में अब थोड़े पैसे एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी दे विल हैव मोर इनकम, मोर डिस्पोजेबल इनकम। और ये डिस्पोजेबल इनकम वो खर्च करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो इंडिया की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी। और क्योंकि हमारा देश कंजम्पशन डिमांड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है जीडीपी आउटपुट को लेके, तो जब कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, सो लास्ट ईयर ये देयर वाज अ प्रॉब्लम विद अर्बन कंजम्पशन, वो कम था, क्यों था? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब वो बढ़ेगा। ऑल्सो डिजिटल अडॉप्शन यानी यूपीआई और साथ ही साथ ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में डिमांड ड्रिवन ग्रोथ लाएंगे। ऑल्सो देयर हैज़ बीन टैक्स रिलीफ इन द बजट, यानी 12 लाख का एग्जम्पशन। ठीक, एंड रूरल सपोर्ट स्कीम थ्रू फूड सब्सिडीज है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। तो सोच के देखो कि रूरल सपोर्ट क्या है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में अराउंड 80 करोड़ पीपल गेट फ्री राशन। ठीक है, और किसी भी हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा खर्चे जो होते हैं वो दो होते हैं। अर्बन की अगर बात की जाए तो वो है हाउस रेंट एंड देन फूड, बट रूरल में जाओगे तो हाउस रेंट तो देना नहीं है ना। तो सबसे बड़ा जो खर्चा है लोगों का वो होता है फूड। तो अगर फूड का खर्चा नहीं करना पड़े, यानी अगर फ्री राशन मिल जाए, तो लोगों के पास थोड़ी इनकम बच जाएगी, और जो इनकम बचेगी दे कैन यूज़ इट फॉर नॉट जस्ट फॉर देयर परचेसिंग देयर नीड्स बट फॉर समथिंग दैट दे वांट, देयर लग्जरी। लग्जरी मतलब रूरल लग्जरी का मतलब एसी नहीं है, बट हो सकता है एक पंखा लगा लिया, छोटा सा लाइट लगा ली, बल्ब लगा लिया। इस तरह से रूरल डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड। सेकंड, कैपेक्स ड्रिवन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। याद रहे कि 11 लाख करोड़ कैपेक्स का पुश गवर्नमेंट हर साल दे रही है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स भी आगे बढ़ा रही है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सके। फोकस एरिया क्या है? रेलवेज, हाईवेज, डिजिटल इंफ्रा, प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट इज डिफेंस। सरकार डिफेंस की तरफ भी फोकस कर रही है। देयर आर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन जॉब्स एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? कि अगर देखो सरकार सड़कें बना रही है, साथ ही साथ बिजली लगा रही है, ठीक है, अगर लैंड मुहैया करा रही है, यानी कि प्लग एंड प्ले मॉडल दे रही है, तो देयर विल बी मल्टीप्लायर इफेक्ट। वाई? बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टर्स विल कम नाउ, बाय द लैंड हियर, पुट अप देयर फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज लगेगी तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लोकल जॉब क्रिएशन होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम कम होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। प्लस एक और चीज़ हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए एक और चीज़ हो रही है, आरबीआई अपने रेट कट कर रहा है। ये भी हम लोग देखें, रेट कट करेगा मतलब सस्ते लोन मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब हमारा जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, जॉब ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो जीडीपी ग्रो करेगी। ठीक है, दैट इज़ वाई, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर प्राइवेट डोमेस्टिक कंजम्पशन डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया की जीडीपी, ना कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, वो भी आगे देखते हैं। ऑल्सो इंडिया हैज़ अ यंग डेमोग्राफिक्स, यानी वी हैव अ ग्रोथ इंजन, यानी मीडियन एज जो इंडिया की है वो लेस देन 30 है। वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम इनको वर्किंग एज पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और उनसे कुछ प्रोडक्टिव काम कराते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव काम कराते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो आगे चल के होगा क्या? दिस प्रोडक्टिविटी विल ओनली लीड टू इंक्रीज इन द जीडीपी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हम ये भी देखते हैं कि इंडिया में फॉर्मल जॉब क्रिएशन बढ़ी है बिकॉज ऑफ ईपीएफओ मैंडेटरी होना, साथ ही साथ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी है, स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विमेन इन द रूरल एरियाज। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बिकॉज ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक यूपीआई, लाइक ओएनडीसी, तो जैसे घर की देखो, मान लो कि होम किचन्स हैं या क्लाउड किचन्स हैं, उनको थोड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ करने का मौका मिला है ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स।
ठीक है, उनको लोन्स थोड़े सस्ते मिल जा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है जहाँ पे जैसे मान लो कोई छोटी सी बेकरी है वो अपना केक भेज सकती है, ठीक है, छोटे छोटे स्नैक पार्लर्स हैं वो ONDC के थ्रू अपने फूड सप्लाई कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग अ लार्ज कॉस्ट, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वी कैन टेक हेल्प और ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एंड इट विल इंक्रीज द GDP। तो ये भी एक फैक्टर है दैट यंग डेमोग्राफिक एंड अ प्रोडक्टिव डेमोग्राफी, ठीक है, दैट इज़ अ ग्रोथ इंजन। देयर आर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी पुश इन द कंट्री, यानी देखो GST में कॉन्स्टेंटली GST काउंसिल की बैठकें होती रहती हैं जहाँ पे GST को कम ज़्यादा किया जाता है एज पर द डिमांड इन द कंट्री। देयर हैज़ बीन द इंसॉल्वेंसी, bankruptcy code in the country that has given a exit law and a fair exit to honest businessmen, ठीक है। मान लो किसी वजह से ऑपरेशंस नहीं चल पाए, किसी का बिजनेस बंद होने वाला है, तो उनको एक ऑनरेबल एग्जिट मिलती है, ठीक है, जल्दी से जल्दी एग्जिट मिलती है ताकि फिर वो अपने पैसे और अपनी वैल्यू एक्सपीरियंसेस को किसी और बिजनेस में लगा सके। साथ ही साथ PLI स्कीम्स को अगर देखा जाए, ठीक है, PLI स्कीम हैज़ बीन अ गेम चेंजर। सोच के देखो, इंडिया जो कि नेट इम्पोर्टर था किसका, मोबाइल डिवाइसेस का मैं बोल रहा हूँ, आज वो मोबाइल डिवाइसेस को एक्सपोर्ट कर रहा है, नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं हम लोग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस PLI स्कीम। और एक बात कि एक्सपोर्ट में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दी है जिस सेक्टर में, वो है टेलीकॉम सेक्टर। वाई? बिकॉज ऑफ दिस PLI स्कीम। एप्पल अपना प्रोडक्शन ले आया है, सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, और कई सारी जो छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं दैट रिलेट्स विथ दिस मोबाइल। अब सोचिए देखो कि टेलीकॉम एक मोबाइल बनाने के लिए कई सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं, तो एंसिलरी यूनिट्स इन बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के अराउंड लगी है और इससे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। प्लस देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्पेशली रिलेटेड टू टेलीकॉम, है कि नहीं। और छोटी छोटी कंपनीज़ बन रही हैं जो इनको सप्लाई करती हैं, बड़ी मोबाइल कंपनीज़ को सप्लाई करती हैं क्रूशियल पार्ट्स, और उसकी वजह से फिर लोकल एम्प्लॉयमेंट पुश मिला है। ऑल्सो देयर हैज़ बीन लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम, यानी कि 22.5% के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स है, और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना है नई कंपनीज़ को 15% है, ओनली 15% हैज़ टू बी गिवन एज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो अभी कम टैक्स है, मतलब कॉर्पोरेट्स के पास ज़्यादा पैसे बचेंगे री इन्वेस्ट करने के लिए। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होने की उम्मीद रहती है, उतना ज़्यादा सप्लाई बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है और ओवरऑल GDP ग्रोथ मिलती है। सो दीज हैव बीन द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं, और पॉलिसी पुश दिया जा रहा है विथ PLI स्कीम, विथ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, विथ GST, ताकि ग्रोथ को थोड़ा और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। एंड दैट्स वाई द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ऑल्सो हमने बताया ही है कि इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा गया है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर हैव बीन वेरी रोबस्ट एंड वेरी रेजिलिएंट इवन इन टफ टाइम्स। तो इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर ग्रोथ विल बी 3.8%, हम लोग बात किए हैं अभी, ठीक है। एंड दैट इज़ वेल अबव द ट्रेंड लाइन, जो 15 साल का अगर लॉन्ग टर्म लेके चला जाए कि एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी एवरेज होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा है। ऑल्सो देयर हैज़ बीन PM किसान, यानी जो हर क्वार्टर में लोगों को पैसे मिलते हैं, है ना, 2,000 रुपीज़ टू ईच फार्मर। देयर हैज़ बीन इरीगेशन पुश, जैसे PM हमारा मोर क्रॉप पर ड्रॉप स्कीम है, ठीक है, और बेटर MSP रेजिम हैज़ बीन देयर, यानी कांस्टेंट इंक्रीज़ हो रहा है MSP में भी। और साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी सरकार का ध्यान है, मतलब आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेके मशरूम फार्मिंग यानी कैश क्रॉप कमर्शियल फार्मिंग के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का मौका मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ PM गरीब कल्याण अन्न योजना और नरेगा दोनों ही स्कीम्स जो ओवरऑल डिमांड है, रूरल डिमांड, उसको बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही होती है, ठीक। साथ ही साथ देयर आर स्ट्रॉन्ग सर्विसेज एक्सपोर्ट, यानी IT, फिनटेक, कंसल्टेंसिंग सेक्टर्स आर बूमिंग इन इंडिया। एक प्रॉब्लम जो आ सकती है वो है IT सेक्टर में, जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है इंडिया में, बट हमारा मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर फिर कैचअप कर लेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर IT कंपनीज इज़ टैग्ड अलोंग टू द US, बट क्योंकि US ने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स उतने नहीं लगाए हैं, तो दैट इज़ वाई
आवर IT एक्सपोर्ट विल नॉट बी दैट मच अफेक्टेड, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि इंडिया का टैरिफ कम है और हटा भी दिया गया है। ऑल्सो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स आर मोर देन $300 बिलियन, ये हमारा फाइनेंशियल का टारगेट है जो पूरा भी हो जाएगा। और इंडियाज शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मर्चेंडाइज ट्रेड में कम है 1.7%, बट ग्लोबली इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट इज़ वन ऑफ द टॉप इन द वर्ल्ड, ठीक। तो हम एग्रीकल्चर में बेहतर कर रहे हैं एंड वेरियस सर्विसेज में बेहतर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखना होगा, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस एंड मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स बीइंग बेटर, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा बेटर करने की उम्मीद रखते हैं इस साल, ठीक है। देयर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी इन्फ्लेशन कम हो गया है 4.9% एज पर इकोनॉमिक सर्वे, और एज पर RBI अब ये फाइनेंशियल ईयर 26 में 4% इन्फ्लेशन रहने की उम्मीद है। दैट इज़ द ऑप्टिमल इन्फ्लेशन रेट एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमल रहेगा हमारा इन्फ्लेशन रेट तो रेट और कट होंगे, यानी इंटरेस्ट रेट और कम होंगे। दैट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट डिमांड इन द कंट्री। फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल, लेस देन 5.1% बाई FY26, ठीक। और RBI's रेट कट स्टैंड्स टू बूस्ट क्रेडिट फ्लो, यानी मोर मनी सप्लाई। मोर मनी सप्लाई मीन्स मोर ग्रोथ, मोर मनी सप्लाई मीन्स मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बेहतर है, मोर देन $630 बिलियन, और ये $630 बिलियन एज पर इकोनॉमिक सर्वे हमारे 10 मंथ का इंपोर्ट कवर, और साथ ही साथ हमारा एटलीस्ट 80% 90% हमारा फॉर एक्सटर्नल लोन्स को कवर करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। ऑल्सो CAD अंडर कंट्रोल ड्यू टू ऑयल प्राइसेस प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कंट्रोल में है क्योंकि ऑयल प्राइसेस आर अंडर कंट्रोल। हाँ, हो सकता है कंज्यूमर्स को ऑयल प्राइसेस कम ना मिल रहे हो, बट सरकारी कंपनीज़ को इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है क्योंकि ऑयल प्राइसेस हैव बीन लेस फॉर इंडिया, क्योंकि पिछले साल हम लोग रशिया से ख़रीदे हैं, ईरान से ख़रीदे हैं, बार्टर सिस्टम पे ख़रीदे हैं, ठीक है। तो इसलिए इवन व्हेन द ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वर हायर, इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा था ऑयल वो एक कम रेट पे कर रहा था। सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ठीक रहा है, क्योंकि खाली मर्चेंडाइज वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग को प्रॉब्लम है, गुड्स वाले में, सर्विसेज में तो हम लोग सरप्लस है ही। और ऑल्सो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक ड्रिवन है, क्योंकि हम लोग देखें ना 60% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मोर देन 60% इज़ बाय द डोमेस्टिक कंजम्पशन, नॉट बाय द एक्सपोर्ट्स। तो क्योंकि हमारी इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि रेजिलियंस रहेगा इंडियन इकोनॉमी में अगेंस्ट ऑल दिस ट्रेड वॉर्स एट्सेट्रा, ठीक है। एंड ऑल्सो और जियो इकोनॉमिक पोजिशनिंग इज़ बेटर। जियो इकोनॉमिक पोजिशनिंग बोले तो क्योंकि चाइना के ऊपर इस समय 245% का टैरिफ लगाया है यूरोप ने, अमेरिका ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट इम्पॉर्टेंट क्रूशियल मोबाइल इक्विपमेंट्स, ठीक है, ताकि एप्पल को प्रॉब्लम ना हो। बट स्टिल हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, चाइना +1 पॉलिसी जो दुनिया भर की कंपनीज देख रही हैं, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे चाइना से मैन्युफैक्चरिंग निकाल के ले जाई जा सके और इंडिया वो कंट्री बन सकती है। इससे पहले कि म्यांमार उसका फ़ायदा उठा ले, वी विल हैव टू सी हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। इंडिया इज़ एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव स्पेशली बिकॉज ऑफ द PLI स्कीम, ठीक है, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। टेलीकॉम के अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पाए इस स्कीम को, बट द गवर्नमेंट नाउ विल हैव टू पुश इन द नेक्स्ट 13 सेक्टर, क्योंकि 14 सेक्टर में PLI स्कीम दी जाती है, एक सेक्टर बहुत अच्छा किया है, तो इससे प्रेरणा लेते हुए हमें बाकी सेक्टर्स में भी PLI स्कीम को एनफोर्स करना होगा, ठीक है। एंड दिस PLI हैज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी ग्लोबल प्लेयर्स, एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, इन्होंने अपनी कंपनीज लगाई हैं और उनका फ़ायदा भी उनको हुआ है। खासकर इंडिया की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बेहतर हुई है, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है, और इंडिया का बेहतर मिडिल क्लास जो बन रहा है उससे भी डिमांड बढ़ेगी। सो वी कैन समराइज इट कि हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बेहतर हुई है, बेहतर होगी। पॉलिसी सपोर्ट सरकार की तरफ से यानी कैपेक्स, ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड, कंजम्पशन डिमांड बढ़ी है। ऑल्सो इन्फ्लेशन इज लोअरिंग डाउन एट 4%, तो देयरफॉर देयर विल बी ग्रोथ रेजिलियंस। और इंडिया की ग्रोथ है स्ट्रक्चरल ग्रोथ, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर है, इसलिए हम लोग ग्रो कर रहे हैं। इट्स नॉट साइक्लिकल कि बाहर अगर कोई डेंट आता है तो हमारे इंडियन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाउन होगी, ठीक है, ओके।
So also poised to remain world's fastest growing large or major economy of the world. So we have सीन अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर कि क्यों ऐसा होने वाला है, चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, अर्बन मिडिल क्लास हो, रूरल डिमांड हो, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हो, या इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड पॉलिसी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट हो. सो ऑल दीज फैक्टर्स विल कम टुगेदर, और even with the global trade wars, Indian economy will be further more growing in the as a major economy of the world. Okay, so आज का हम लोग अपना डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं.